लीडरशिप जो है वो कमज़ोर नहीं है। लड़ाई के अंदर एक जवान या एक कंपनी या एक बटालियन जाती है एक लीडर के पीछे, जहाँ से ये पता है कि वापस आने के चांसेस कम हैं। क्यों जाती है? कोई सवाल का जवाब दो ना मुझे ये बात का। ऐसी क्या चीज़ है उस लीडर में कि वो 5,000 आदमियों को, 4,000 आदमियों को अपने पीछे लाइन लगा के लड़ाई में ले जाता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से वापस आ जाए, और सबको पता है ये बात। सर, आपने बुक में भगवत गीता का काफी जगह जिक्र कर रखा है ना? तो लीडरशिप और भगवत गीता में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर निशान जो है वो एक मिलिट्री से थ्योरी है, जिसमें हम नाम को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, नमक को बोलते हैं लॉयल्टी, और निशान होता है जब आप लेगेसी छोड़ते हो। तो एक लीडर जो होता है वो। सर, आपने जैन बीटा के बारे में भी लिखा है, कुछ डिस्क्राइब करोगे? आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में हर सवाल का जवाब हो, लेकिन बेटर लीडर कौन है? बेटर लीडर ये है जो वो सवाल पूछे जो बाकी नहीं। पॉलिटिक्स रहेगा। पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में रहेगा, तो ऑफिस में भी रहेगा दिस काइंड ऑफ। तो मैंने सर, आपका फेवरेट कोट कौन सा है बुक में से? लीडरशिप एक रेयर एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट मतलब जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया, ऐसा कोई रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो लीडरशिप ऐसा रेयर एलिमेंट है कि अगर आप उसको हार्नेस करोगे, आप उसको यूज करोगे और आपको उसको समझने की कोशिश करोगे, तो उसके साथ अगर आप उसका पर्पस लगाओगे, तो आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेलकम बैक सर, कैसे हो आप? थैंक यू। तो सर, आज अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं, टाइटल के बारे में बताइए। I have just written this book. It is basically Spine to Wade leadership book है। इसका टाइटल बेसिकली एक मेटाफर है, स्पाइन टू वेड। मैंने आर्मी छोड़ी थी 2013 में, एंड आई जॉइंड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड वहाँ से जो लर्निंग्स मैं लेके आया था, लीडरशिप लर्निंग्स, उसको किस तरह से मैंने यूज़ किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और उनको किस तरह से ओवरकम किया। एक्चुअली दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। इट्स बुक ऑन लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई MBA की किताब नहीं है, या ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए। बेसिकली लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। सो स्पाइन टू वेड का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यूज, अपनी लर्निंग्स, अपनी प्रिंसिपल्स लीडरशिप के, इनको सीखते हैं और इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और आर्मी में जिस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट करते थे, वहाँ पर फ़र्क ये था कि वहाँ स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो वहाँ इनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके फ़र्क थे, इन प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज़ को, इन लर्निंग्स को। तो आप एक स्ट्रांग स्पाइन के साथ वहाँ खड़े होते थे, और आप वहाँ पे अपना लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में आया, तो मैंने ये रियलाइज किया कि खाली इन प्रिंसिपल्स, इन वैल्यूज और इन लर्निंग्स के साथ में अगर मैं वैसे ही काम करूंगा जैसा कि मैं आर्मी में काम करता था, तो शायद कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। तो मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि किस तरह से सिचुएशन को समझना है, किस तरह से स्लोली इनके तरीकों को समझना है। जैसे आर्मी में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है जी। और एक बार अगर हम जब डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट हम थॉरली करते हैं। और डिसीजन में भी ये है कि वी डोंट टेक टू मच टाइम। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते कि एक चीज़ के ऊपर महीनों से लगे हुए हैं, डिस्कशन पे डिस्कशन होती जा रही है। क्विक डिसीजन, हाँ, क्विक डिसीजंस होते हैं, और क्विक डिसीजंस ऑन द फ्लाई होते हैं। ऑन द फ्लाई मतलब आप दुश्मन के सामने गए हो तो इमीडिएट आपने डिसीजन लेना। आप एयरक्राफ्ट में हो तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन चाहिए। तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा फर्क होता है। कॉर्पोरेट में शायद इस चीज की जरूरत नहीं है। डिसीजन ऑन द फ्लाई की जरूरत है कि आप कस्टमर के सामने बैठे हो तो किस तरह से आपने डिसीजन लेना है। लेकिन आपके पास हमेशा समय होता है कि आप
एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले वापस आके उसको डिस्कस करो, उसको बात करो। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कस्टमर क्या चाहता है, और चीज़ें क्या बदल रही हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब तक आप मार्केट में पहुंचते हो तब तक वो सॉफ्टवेयर कुछ और ही निकल जाता है। लोगों को कैसे साथ लेके चलना है। तो वेडिंग का मतलब होता है, वेड का मतलब होता है, जैसे आप पानी में चलते हो ना जी, तो पानी में आप हर पैर रखते हो तो फिर धीरे धीरे पानी में ऐसे ऐसे चलते हो, है ना। आप अपना हाथों से पानी को धीरे धीरे साइड पे करके सोच समझ के पैर आगे रख के आप चलते हो, तो वो होता है वेड करना, वेडिंग। तो स्पाइन टू स्पेड से ये मतलब है कि हम किस तरह से अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को और इन सब चीज़ों को जो हमने लीडरशिप प्रिंसिपल सीखे हैं उसको किस तरह से अडेप्ट करके और कॉर्पोरेट में मैंने कैसे किया लाइफ। तो दिस टाइटल हैज बेसिकली कम फ्रॉम देयर। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है वो है लीडिंग जनरेशंस टू थ्राइव। यू नो, अगर आप देखोगे तो नीचे एक और लाइन लिखी है। तो बेसिकली ये किताब मैंने खाली आज ही जनरेशन के लिए नहीं लिखी है। ये प्रिंसिपल्स और इनका इम्प्लीमेंटेशन मैंने इस तरह से सीखा है कि ये किताब या ये जो चीज़ें हैं ये नई जनरेशन्स के लिए भी इसमें जो चीज़ लिखी है वो यूज हो सकती है। हाँ, सो अक्रॉस जनरेशंस है ये, तो इसलिए इसका नाम ये है। तो इसमें क्या लगता है नई जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? नई जनरेशन के लिए बेस्ट चीज ये है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज मैंने बताई हैं या जो मैंने बोला है कि आज के लीडर को क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या लर्न करना है, क्या अनलर्न करना है, किस तरह से नई जनरेशन को समझ के उनके साथ काम करना है, वो मैंने इस किताब के अंदर एक अलग से चैप्टर में लिखा है। तो उसमें जेन ज़ी के बारे में लिखा है, जेन अल्फा के बारे में लिखा है, और मैंने एक सिचुएशन ये भी दी है कि आज से 20 साल के बाद 2045 में जब जेन बीटा आ जाएगी वो किस तरह की जनरेशन होगी। तो बेसिकली इस किताब में मैंने इस आज के लीडर्स को ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जनरेशन्स किस तरह से काम करती हैं, इनकी सोच क्या है, ये किस तरह से आगे सोचेंगी, इनका एनवायरनमेंट कैसे होगा। तो आप अगर लीडर हैं, जैसे आज मिलेनियल लीडर हैं, कल जेन ज़ी लीडर बनेंगे, तो आपने किस तरह से अपने स्टाइल्स को चेंज करना है इनको समझते हुए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने सीखा था वैसे का वैसे ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि आज अगर मैं वैसे इंप्लीमेंट करूंगा अपने लीडरशिप स्टाइल को तो ये जनरेशंस जो हैं इसको समझेंगी ही नहीं और आप लीड ही नहीं कर पाओगे। सो इसलिए इसमें लीडरशिप स्टाइल के बारे में मैंने लिखा है, किस तरह से आप इसमें अपने आप को सीख सकते हो, अपने नई चीजें जो नई जनरेशन को समझ के आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। सर आपने जेन बीटा के बारे में भी लिखा है, कुछ डिस्क्राइब करोगे? हाँ, देखिए ना, जैसे जेन अल्फा है या जेन, आप मिलेनियल्स इसको ले लीजिए, जेन सी को ले लीजिए। जेन सी जब आई थी तो उस वक्त इंटरनेट बूम ऑलरेडी था, है ना। तो सोशल मीडिया नया नया आ गया था उस टाइम पे, 95-96 में सोशल मीडिया स्टार्ट हो चुका था। तो ये जैसे जैसे जेन सी बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पे ये इनकी पकड़ बढ़ती गई। तो अब हर चीज जो है ये सोशल मीडिया पे इनको समझ में आती है। अब आप जेन अल्फा को ले लीजिए, तो जेन अल्फा के लिए सोशल मीडिया पीछे रह गया, जेन अल्फा के लिए तो एआई आ गया जी। तो वहां सोच ही बदल गई इनकी। अब जो कुछ भी है ये आपसे सुनने से पहले ये अब आपके साथ इसके सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो, बिकॉज आज आपके साथ जो है वो एआई आपको जवाब देता है, खाली जवाब ही नहीं देता, अब तो एआई आपको रेप्लिकेट करता है। अब कल जो जेन बीटा आएगा या जो, जैसे मेरा ग्रैंडसन है वो अभी पैदा हुआ है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि वो खाली एआई को इस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से मैं देख रहा हूं। अब वो क्लोनिंग देखेगा, अब वो देखेगा कि किस तरह से पैरेलल्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह से काम क्रिएट हो। ऑलरेडी सिस्टम में इतना सब कुछ आ चुका है कि आज धीरे धीरे इंसान को आप हटाते जा रहे हो और रोबोट्स आ रहे हैं, लाते जा रहे हो। तो ये जनरेशन उसके साथ पैदा होगी। अब अगर एज ए लीडर मैं उसके साथ कोप अप नहीं करता या एज ए लीडर मैं वो बात नहीं समझता, तो मुझे एक बात ये समझ में आती है कि इनके पास में सब तरीके के जवाब होंगे, आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एआई या कोई भी चीज एक ह्यूमन फैक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती।
तो ये वापस आएंगे आपके पास में उस ह्यूमन फैक्टर के लिए, इमोशंस के लिए। आज आप भले ही ऑलरेडी एआई से काउंसलिंग ले रहे हो सिस्टम पे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसकी जो अप्रोच है और जो एक ह्यूमन बीइंग की अप्रोच होती है आपको काउंसल करने की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की, बहुत फर्क है। आपको एक इंसान के पास वापस आना पड़ेगा। तो जब वो इंसान के पास वापस आएंगे तो एज ए लीडर मेरे को क्या क्वालिटी डेवलप करनी है? मुझे टेक्नोलॉजी समझनी है, मुझे एक ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर बना के रखना है। अगर मैं वो ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर नहीं बना के रखूंगा तो जिस चीज की वजह से वो जेन अल्फा या बीटा मेरे से कनेक्ट करेगी वो मेरे पास होगा नहीं। तो मैं क्या लीड करूंगा? मैं वैसे भी उनको क्या लीड करूंगा? देखिए ना, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी उनको दे रही है। जो चीज नहीं दे रही है मुझे वो समझनी है कि वो क्या नहीं देगी, और वो है बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन फैक्टर, इमोशंस। एब्सोल्युटली। तो वो एक लीडर को ये समझना है कि क्या ऐसी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे इनकी भाषा समझने आनी चाहिए ना, ये किस तरह से बात करते हैं, क्या समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए। तो मैं जिस जनरेशन से आता हूं उस जनरेशन में कंप्यूटर थे ही नहीं, तो मुझे तो इवॉल्व होना है। एज ए लीडर आई हैव टू इवॉल्व। सिमिलरली मिलेनियल्स को इवॉल्व होना है। इवॉल्व कैसे होंगे? वो क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, उनको वो देखना है। वो सब कुछ है इस किताब में। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, कि आप किस तरह से एज ए लीडर अपने आप को इवॉल्व करते हैं। सर, आपने बुक में भगवत गीता का काफी जगह जिक्र कर रखा है ना? तो लीडरशिप और भगवत गीता में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर मैं इस बात को बड़े स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर कोई ऐसा लीडर जिसको कि मैं एक आइडियल मानता हूं अपना, तो अब इसमें मैं रिलीजन में नहीं जा रहा, मैं इसमें धर्म में नहीं जा रहा, मैं इसमें अगर मैं मानता हूं तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा आइडियल लीडर मानता हूं। देखिए, आप कोई भी चीज लीजिए, भगवत गीता, आप शुरू से आखिर तक उन्होंने इतने लीडरशिप के लेसन्स भगवत गीता के अंदर दिए हैं। अब आप छोटा सा आपको मैं बताता हूं, उन्होंने सबसे बड़ा लेसन जो लीडरशिप का दिया वो अर्जुन को दिया लड़ाई के मैदान में। जब अर्जुन को यह डाउट हो गया कि अब मुझे क्या करना है, जब वो बीच में खड़े हो गए, फंस नहीं गए थे। अर्जुन ने ये बोला कि आप लड़ाई शुरू होने से पहले कि आप मुझे ले जाके ये दिखाइए कि मैं किन से लड़ रहा हूं, या और मैं को ये दिखाइए कि कौन है, मैं बेसिकली देखना चाहता हूं कि मैं कहां हूं। तो भगवान थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मौका पकड़ा, उन्होंने अर्जुन को लेके गए और ऐसी जगह खड़ा किया जहां अर्जुन को दिखाई दिए उसके अपने लोग। तो उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया उसके, और ये सिखा रहे हैं वो लीडरशिप। उन्होंने ये डाउट क्रिएट किया अर्जुन के दिमाग में। अभी तक अर्जुन को था कि लड़ाई करनी है। जैसे ही उसने भीष्म पितामह को देखा, जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, जैसे ही उसने द्रोणाचार्य को देखा, तो उसके मन में एक ये डाउट आ गया कि ये लड़ाई जो है ये तो मैं अपनों के साथ कर रहा हूं, तो मैं लड़ाई अपनों के साथ कर रहा हूं। तो अगर मैं लड़ाई अपनों के साथ कर रहा हूं तो ये तो गलत बात है। तो मैं तो अपने दादाजी को मार दूंगा, भाइयों को मार दूंगा। यहां डाउट आ गया। अब यहां पे लीडरशिप लेसन जो दिया उन्होंने एक चीज ये कही, समझाई उसको कि भाई तुम हो कौन, हु आर यू, पहले तो ये समझो। दूसरा, तुम्हारा काम क्या है ये समझो। तो उन्होंने जो लीडरशिप लेसन ये समझाया कि पहली बात तो इस सिचुएशन में आ जाओ वापस। इस सिचुएशन में तुम एक वॉरियर हो, तो इस वॉरियर में एक लड़ाई करने वाले हो, एक सैनिक हो। तो इस लड़ाई करने वाला तुम एक सैनिक हो, तो तुम्हारा काम क्या है? क्या काम है तुम्हारा? लड़ाई करना। अब सामने वो तुम्हारा चाचा है या तुम्हारा गुरु है या तुम्हारा कोई भी है, दोस्त है, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? अब यहां से लेसन्स निकल के आ रहे हैं ना, यहां से लेसन निकल के आ रहे हैं। यहां से लीडरशिप लेसन निकला कि आपको किस तरह से लीड करना है इन केस यू आर इन अ डाउट, एंड हाउ डू यू हैव टू टेक अ डिसीजन। दिस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन में कैसे आपने डिसीजन लेना है। तो अगर आप
पूरी भगवत गीता को पढ़ोगे उसमें कई जगह के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे लीडरशिप के लेसन्स दिए हैं। मैंने इस किताब में कई जगह पे उसका रेफरेंस दिया है, अपनी तरफ से कोशिश की है उसको बिल्ड करने की, बिकॉज मैंने कई चीजें वहां से सीखी हैं। बेस्ट क्या लेसन था इसमें लीडरशिप फ्रॉम भगवत गीता? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सबसे बड़ा लेसन तो यही है ना कि आप डू वॉट एवर यू आर डूइंग, वेन एवर यू आर डूइंग, वेयर एवर यू आर डूइंग, डू द बेस्ट। जब भी आप जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो और जहां भी कर रहे हो, आप वो अपने हिसाब से बेस्ट करो, इन द सेंस कि आप ये समझो अपना रोल क्या है, उस टाइम पे आप कौन हो, उस टाइम पे आपका काम क्या है, बस आप वो करो। इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू डू। अगर आप ये करते हो तो यू आर द बेस्ट लीडर, फिर बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं। सर, आपका इस बुक में से फेवरेट चैप्टर कौन सा है, वो थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। well, इस किताब में द होल बुक इज, इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, और बहुत इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत फेवरेट हैं। एक चैप्टर है जिसको मैं बोलता हूं नाम नमक निशान। नाम नमक निशान जो है वो एक मिलिट्री से थ्योरी है, जिसमें हम नाम को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, नमक को बोलते हैं लॉयल्टी, और निशान होता है जब आप लेगेसी छोड़ते हो। तो एक लीडर जो होता है वो किस तरह से अपने आप को क्रेडिबल बनाता है और किस तरह से लॉयल्टी क्रिएट करता है, ताकि, क्योंकि अब आप एक सवाल समझिए, लड़ाई के अंदर एक जवान या एक कंपनी या एक बटालियन जाती है एक लीडर के पीछे, जहां से ये पता है कि वापस आने के चांसेस कम है, क्यों जाती है? कोई सवाल का जवाब दो ना मुझे ये बात का। ऐसी क्या चीज है उस लीडर में कि वो 5,000 आदमियों को, 4,000 आदमियों को अपने पीछे लाइन लगा के लड़ाई में ले जाता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां से वापस आ जाए, और सबको पता है ये बात। क्यों क्यों होता है ये? या आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, मैनेजर, आप कॉर्पोरेट में अगर काम किया हो तो ये बात समझोगे कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी नहीं छोड़ता, वो अपने मैनेजर को छोड़ता है। तो ऐसा क्या है वो मैनेजर के अंदर जो उसको नहीं पसंद आए तो अच्छी से अच्छी कंपनी छोड़ देता है? हाँ, बहुत सारे। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। सो इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो ये चीज बिल्ड कैसे होती है? ये बिल्ड होती है आपकी क्रेडिबिलिटी से, आपके ट्रस्ट से, आपके फेथ से, और यहां से लॉयल्टी बिल्ड होती है। और आखिर में जो नमक निशान जो है वो आपकी लेगेसी है। लेगेसी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपकी लीडरशिप खत्म हो गई। कई चीजें हैं हम आज भी देखते हैं, तो आज भी जो है वो लोग बात करते हैं तो गांधी के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन आए तो गांधी के उस पे गए, क्यों गए? क्योंकि वो लीडर चला गया लेकिन अपनी लीडरशिप क्वालिटी छोड़ गया, अपनी थॉट प्रोसेस छोड़ गया, तो लेगेसी छोड़ गया वो यहां पे। तो वो लेगेसी क्रिएट करना एक लीडर के लिए बहुत बड़ी चीज है, और वो लेगेसी वो तभी क्रिएट कर सकता है अगर उसकी सोच ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, अपने साथ अपने लोगों को लेके चलता है, और एक बड़ा पर्पस दिखाता है, और उस पर्पस का रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता बनाकर जाता है। तो उस रास्ते को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को समझ लोगे तो आपकी लेगेसी क्रिएट हो जाएगी। तो वो नाम नमक निशान एक अलग चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है जो बेसिकली वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स अबाउट थिंकिंग लीडर। थिंकिंग लीडर में मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में हर सवाल का जवाब हो, लेकिन बेटर लीडर कौन है? बेटर लीडर ये है जो वो सवाल पूछे जो बाकी नहीं पूछते। कुछ अलग सवाल पूछना और वो सवाल पूछना जो बाकी नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है आप सोच रहे हो। देखिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो सवाल पूछ रहे हो जो सब पूछ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज करके आप उसके अंदर घुस गए हो, तो आप वो सवाल पूछोगे जो बाकी नहीं पूछ रहे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल हैं, देन यू आर डेफिनेटली अ बेटर लीडर, बिकॉज यू विल फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
तो वो एक चैप्टर है जिसको मैंने बोला है एक थिंकिंग लीडर। थिंकिंग लीडर तो थिंकिंग लीडर का मतलब यही है कि अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जैसे मेरी अपनी कंपनी है, मेरी कंपनी में जब आईटी कंपनीज बनी थी तो उस टाइम पे ये सोच थी कि नए कंप्यूटर्स आए हैं, उस टाइम पे सबने ये सोचा कि हम बेसिकली आईटी सर्विस कंपनीज बना देंगे। आईटी सर्विस कंपनीज का मतलब है कि हम सर्विसेज देंगे। जो मेरी कंपनी है, जो हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने अलग सवाल पूछे। उन्होंने कहा मैं सर्विस क्यों दूं? सर्विस दूंगा तो मैं किसी और के प्रोडक्ट पे दूंगा, मैं नया प्रोडक्ट ही क्यों ना बनाऊं इंडिया में अपनी कंपनी में, जो मैं खुद डेवलप करूं और वर्ल्ड में लेकर जाऊं। उन्होंने वहां वो सवाल उठाए जो सवाल उस टाइम पे 1990 के उसमें टाइम में या 85 के बाद में वो किसी ने नहीं उठाए थे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो है, सारे सॉफ्टवेयर आपके अंग्रेजी में बन रहे हैं, आधा हिंदुस्तान अगर हिंदी में काम करता है तो क्या मैं इस सॉफ्टवेयर को क्या मैं हिंदी में डेवलप करूं? उसको कैसे डेवलप करूं? अब ये सवाल है ना, अभी अलग सवाल हो गया। सब अंग्रेजी में बना रहे हैं तो अंग्रेजी में बनता ही जा रहा है, वो तो बनता ही जा रहा है। उन्होंने अलग ही सवाल किया, उन्होंने अलग से उसका हिंदी में सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ही आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जब आप डिफरेंट सवाल पूछोगे तो आप सोच रहे हो, इसका मतलब यू आर थिंकिंग लीडर। तो लीडर वही है जो सोचता है, जो वो सवाल पूछता है जो बाकी सवाल लोग नहीं पूछते। बाकी और बहुत चैप्टर्स हैं इसमें। आपकी टीम अगर टूटी हुई है तो उसको किस तरह से लीड करना है, डिसफंक्शनल टीम को कैसे लीड करना है, कैसे करेंगे। जैसे अगर आपकी टीम टूटी हुई है, आपसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मेहनत ही करते जा रहे हो लेकिन उसकी आउटकम नहीं मिल रही है, तो वहां लीडरशिप का क्या काम है? वो लीडरशिप कैसे आपको दिखानी है ताकि वो डिसफंक्शनल टीम को आपको कैसे हैंडल करना है। लीडरशिप है वो आपके रैंक से या आपके डेजिग्नेशन से या आपका वाइस प्रेसिडेंट होने से आप लीडर नहीं बनते हो। डिसीजन मेकिंग, आप लीडर बनते हो जब आप ग्राउंड के ऊपर जाके, जैसे मैंने आपको पहले एक एपिसोड में बताया कि आपकी सिखलाई वो है अगर आप अपने लोगों के साथ वही करो जो आप उनसे चाहते हो करवाना। यू हैव टू लिव दैट लाइफ। तो अगर आप वैसी जिंदगी जीते हो तो लीडरशिप जो है ऑटोमेटिकली क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं। आप ये सोचो कि मैं कंपनी में मेरे को हायर कर लिया वाइस प्रेसिडेंट तो मैं सब मेरी बात मानेंगे, नहीं होगा ऐसा, कोई जरूरी नहीं है। इज्जत करेंगे ठीक है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं तो इज्जत करेंगे। दी लीडरशिप डज नॉट फ्लो फ्रॉम योर रैंक और फ्रॉम योर डेजिग्नेशन, द लीडरशिप फ्लोज फ्रॉम योर क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ लीडर, राइट। तो इसमें देयर आर मेनी चैप्टर्स। आई थिंक इट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग किताब में है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। थिंकिंग लीडर मैंने आपको बताया। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में मैंने इसमें एक अलग चैप्टर लिखा है, पूरी ऑफिस पॉलिटिक्स। अब लोग हमेशा समझते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो बुरी चीज है। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ऑफिस में। जब तक इंसान है पॉलिटिक्स रहेगी। पॉलिटिक्स रहेगा। पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में रहेगा, तो ऑफिस में भी रहेगा। तो मैंने इस चैप्टर को टैकल कैसे किया है, मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है पावर गेम्स। अभी इसमें क्या है कि पॉलिटिक्स के होते हुए उनको किस तरह से आपको यूज करना है ताकि आप उसका एडवांटेज लेके आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। दो रास्ते हैं, आप जा रहे हैं, सामने एक पहाड़ आ गया, अब दो रास्ते हैं। या तो आप खोदते रहें पहाड़ को, लगा दे जिंदगी अपनी, तब जाके पार करेंगे, जब कटेगा, या फिर एक ऑल्टरनेट कोई रास्ता निकालें तब आप निकलेंगे। यही तरीका है ना पहाड़ मतलब उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने का। तो ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऑब्स्टेकल है आपके लिए। अब आपका है कि आप रोते रहें, यहाँ तो पॉलिटिक्स होता है, तो हर एम्प्लॉय करता है, यहाँ तो पॉलिटिक्स होता है, यहाँ तो फेवरेटिज्म होता है, और यहाँ हमारे साथ ऐसे होता है, उसके साथ वैसा नहीं। अब आप रोते रहिए, उसकी सुनते हैं हमारी नहीं सुनते हैं, आप रोते रहिए कंपनीज में। आपको इसकी स्ट्रेंथ, इसको आप स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू मेक दिस इज योर स्ट्रेंथ? दैट इज देयर इन दिस बुक। एंड आप किस तरह से काम करेंगे? सो देयर आर मेनी चैप्टर्स इन दिस बुक व्हिच आई फील दिस इज मोर ऑफ अ फील्ड बुक और अ प्ले बुक फॉर पीपल टू
रीड। और इसकी जो रीडरशिप है मेरे पास, आई गॉट वंडरफुल, मेरे पास में जो रिव्यूज़ आए हैं इसके, वो अलग अलग लेवल्स से रिव्यूज़ हैं। जो मैनेजर, फर्स्ट टाइम मैनेजर हैं या जो मिडिल लेवल हैं, जो CXO हैं, उस लेवल से भी रिव्यूज़ आए हैं। सो इसका मतलब ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ बुक। सर आपका फेवरेट कोट कौन सा है बुक में से? एक्चुअली सिंगल बताना एक। एक्चुअली पूरी किताब ही मेरी कोट्स से शुरू होती है। हर चैप्टर का पहला कोट, पहला जो है वो कोट ही है। आई थिंक जो मेरा प्रोलोग है उसका जो पहला कोट है वही सबसे इंपॉर्टेंट कोट है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। इट सेज दैट व्हाट आई हैव लर्नड इज सिंपल, लीडरशिप इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड, it is like a rare element, scarce, demanding to unearth, and when harnessed with purpose, it transforms everything around it. मतलब कि लीडरशिप जो है वो कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। लीडरशिप एक रेयर एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट मतलब जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया या ऐसा कोई रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो लीडरशिप ऐसा रेयर एलिमेंट है कि अगर आप उसको हार्नेस करोगे, आप उसको यूज करोगे और आपको उसको समझने की कोशिश करोगे, तो उसके साथ अगर आप उसका पर्पस लगाओगे तो आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द कोट्स। कोट्स तो बहुत हैं इसमें। एक्चुअली पूरी बुक में इट स्टार्ट्स विद अ कोट, अ न्यू कोट। तो सर हम आपकी बुक, जो हमारी ऑडियंस देखती है, वो कैसे आपकी बुक खरीद सकती है? Okay, this book is available on different websites. It's available on Amazon. It's available on Barnes and Noble. It's available on Kobo. It's available on Amazon.com. It's available on Notion Press. कई जगह पे ये है. And in any case, Instagram के ऊपर there are a lot of people who are sending reviews to me. अगर आप मेरे को follow करोगे Instagram के ऊपर तो आपको इस किताब के बारे में you will get to know about this book. डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे देंगे, वहां से बाय कर लेंगे। Sure. Thank you very much, sir. You're welcome.